हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे पर मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। मानचित्र पर आधारित प्रश्न आजकल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पे एक तरफ आपकी भूगोल पर पकड़ मजबूत होगी, एक तरफ मानचित्र पर पकड़ मजबूत होगी, और मुख्य बात यह है कि परीक्षा पर पकड़ मजबूत होगी, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो एक एक करके देखेंगे हमारे अभ्यास प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बंदरगाह और एक तरफ देश। तो बंदरगाह और देश में देखना है कि युग्म कितने इसमें से सही हैं, कौन से नहीं है, दोनों बातें पता रहनी चाहिए। चट्टोग्राम बांग्लादेश, मोंगला मालदीव और क्याऊ कप्यू म्यांमार, तो कितनी इसमें सही है बताना है। केवल एक और तीन, दो और तीन, या एक, दो और तीन। तो देखिए यहां पर आप बांग्लादेश में देखें तो यहां पे एक नाम दिखेगा आपको, चट्टोग्राम। इसी को चिट्टोगांग भी बोला है। यह जो है बांग्लादेश में इस जगह पर है। और एक और है मोंगला। यहां पर देखिए मोंगला आपको दिख रहा है, यह मालदीव में, लेकिन है कहां पे, यह बांग्लादेश में भी है मोंगला। अगर मोंगला और चिट्टोगांग ये दोनों, यानी कि चिट्टोग्राम भी इसे बोलते हैं, बांग्लादेश में है, तो इनमें से एक सही है, वो सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला ये सही नहीं है। फिर क्याऊ कप्यू क्या म्यांमार में है? आइए इसको देखते हैं। क्याऊ कप्यू म्यांमार में, तो ये म्यांमार का नक्शा है, और आप देखेंगे तो यहां पर क्याऊ कप्यू है, बे ऑफ बंगाल से ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह तो सही है, लेकिन यह वाला गलत है, मोंगला। क्याऊ कप्यू के बारे में देखिए, ये बात जरूर, सबसे महत्वपूर्ण जो है चट्टोग्राम है बांग्लादेश के लिए, उसके बाद मोंगला है उसके लिए। जो म्यांमार का क्याऊ कप्यू है, इसका जो विकास है कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, चीन इसका विकास कर रहा है, इस वजह से और जानने वाली बात है भारत के पड़ोसी देश में एक बंदरगाह में। तो यहां पर बताना है कौन से सही सुमेलित है, पहला और तीसरा जो है सही सुमेलित है, यानी कि उत्तर हमारा क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। शख्सगाम घाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब शख्सगाम घाटी कहां है पहले तो ये पता होगा, तभी सारे जवाब तक हम पहुंचेंगे। शख्सगाम घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी। फिर उसके बाद भारत ने 1999 की लाहौर घोषणा के माध्यम से 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को स्वीकार कर लिया। अब यहां पे एक एक करके हमें देखना होगा और सही कूट का उत्तर देना होगा कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो शख्सगाम घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित क्षेत्र में है। चलिए देखते हैं, यहां पे देखें शख्सगाम घाटी आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान का जो अधिकृत क्षेत्र है वहां पर है, और प्रांत जो है हुंजा गिलगित है। पाकिस्तान ने इसको अपना नाम दिया है हुंजा गिलगित प्रांत, लेकिन ध्यान रखिएगा यह है भारत का हिस्सा, भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें यह बात याद रखनी कि पाकिस्तान ने इसे नाम दिया है, लेकिन है भारत का, हमारे लद्दाख का हिस्सा है। उसके बाद 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी है। अब सोचिए, जब है हमारा तो चीन को कैसे सौंप सकता है? तो वैध रूप से उसने नहीं सौंपा है, उसने उसको भले सौंपा है कहने के लिए, लेकिन है हमारा हिस्सा। उसके बाद भारत ने 1999 की लाहौर घोषणा के माध्यम से 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को स्वीकार लिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब वह भारत का हिस्सा है और भारत की बिना इच्छा के वह किसी को दे ही नहीं सकता है, तो भारत स्वीकार क्यों करेगा? तो ऐसे में सीधी सी बात है कि कौन कौन सी बातें इसमें सही हैं। पहली बात, ये जो है ये कथन सही है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन क्या तीसरा वाला सही है? नहीं, भारत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, तो तीसरा वाला गलत है। तो पहला और दूसरा यानी कि बी हमारा सही उत्तर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। राफा शहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब इजराइल सिनाई प्रायद्वीप से पृथक हुआ तब यह गजान एवं मिस्र दो भागों में विभाजित हो गया। अब देखिए यहां पे इजराइल सिनाई प्रायद्वीप से अलग हुआ, मिस्र का ही हिस्सा है सिनाई प्रायद्वीप, और जब इजराइल उससे अलग हुआ तब यह गजान एवं मिस्र दो भागों में विभाजित हो गया। किसकी बात हो रही है?
राफा के लिए हो रही है, राफा शहर के संदर्भ में बात हो रही है। तो तथ्यात्मक रूप से तो ये जानकारी सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, गाजा में मानवीय सहायता के लिए राफा, इरेज और केरेम शालोम 3 सीमा बिंदु हैं। तो अब यहां पे मानवीय सहायता के लिए बात देखिए कही गई है, तो इसका मतलब समझिए उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है निकालना है। एक तो हमने देख लिया है, ऊपर वाला सही है, दूसरे वाले को समझते हैं। देखिए ये पूरा गाजा पट्टी का क्षेत्र है इजराइल का। अब यहां पे देखिए तो यहां पर है राफा क्रॉसिंग, यहां पे केरेम शिलोम और यहां पे इरेज। तो इरेज की जो सीमा है ये किससे लगती है? इजराइल से। केरेम शेलोम की सीमा लगती है इजराइल से, लेकिन जो राफा है उसकी इजिप्ट से लगती है। तो मानवीय सहायता अभी युद्ध के दौरान कहां से पहुंचेगी? तो सीधी सी बात है, यह राफा जो बॉर्डर है वहां से पहुंचेगी। आपने कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा कि न्यूज में, खबरों में हर जगह एक फोटो वायरल थी, ऑल आइज ऑन राफा। तो यहीं से संबंधित क्षेत्र था वो। तो यहां पे यह दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है सही हो जाता अगर सिर्फ राफा के लिए बात होती, लेकिन इरेज के लिए और केरेम के लिए है। केरेम शालोम और इरेज तो इजराइल के साथ लगते हैं। 3 सीमा बिंदु हैं, लेकिन 3 में से मानवीय सहायता वाला फिलहाल के लिए एक ही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे में आप कहेंगे केवल एक कथन, यानी कि ए इसमें सही होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, ला नीना। अब देखिए ला नीना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल आने की संभावना है कि ला नीना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। अब देखिए सवाल, ला नीना घटनाओं के दौरान व्यापारिक पवन सामान्य से अधिक तेज होती है, जो अधिक गर्म जल को एशिया की ओर प्रवाहित करती है। फिर अगली बात है, इससे दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ सतह महासागर का जल का तापमान शीत हो जाता है। ला नीना वर्ष भारत में वर्षा में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ला नीना की समयावधि 1 वर्ष से अधिक नहीं है। अब यहां पे देखिए ला नीना को समझते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का, वहां से व्यापारिक पवनें गर्म जल को इस तरफ लेके जाती हैं, पश्चिम की तरफ लेके जाती हैं, और ये पहुंचती है देखिए साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तक भी इसका असर देखने को मिलता है। तो जब गर्म हवाएं यहां से गर्म जल धाराओं को लेकर जाएंगी इस तरफ, कहां से लेकर जा रही हैं? देखिए दक्षिण अमेरिका से लेकर जा रही हैं और किधर ले जा रही हैं? अपने पश्चिम की तरफ। तो यहां जब गर्म जल धारा पहुंचेगी तो इसकी वजह से यहां गर्मी बढ़ेगी, लो प्रेशर होगा, बारिश होगी, तो गर्मी भी होगी और फिर बारिश भी होगी, और बारिश की वजह से उत्पादन भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ यहां देखें तो यहां तो पानी ठंडा एकत्रित हुआ है, तो यहां बारिश होने की संभावना नहीं बनेगी, और बारिश नहीं होने की संभावना बनेगी तो सूखे की जैसी स्थिति यहां पर डेवलप होगी। तो इसको बोलते हैं ला नीना। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है? इसी अक्षांश पर अब देखें एल नीनो के संदर्भ में, तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस तरफ से पानी जो है गर्म पानी इस तरफ जा रहा है, दक्षिण अमेरिका की तरफ जा रहा है, और इस बार अब बारिश कहां होगी? यहां होगी। जब गर्म जल इकट्ठा होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर बारिश होगी, लेकिन यहां पे ठंडा पानी रहेगा क्योंकि नीचे का ठंडा पानी यहां ऊपर आएगा। इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, सूखे की स्थिति बनेगी। तो ला नीना का जब समय आता है तो बारिश की, बाढ़ की स्थिति भी आती है। तो ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की स्थिति आती रहती इस वजह से बीच बीच में। तो अभी जैसे आप गर्म तापमान देख रहे हैं, गर्मी बढ़ी है तो बारिश भी बढ़ेगी, ऐसा संभावना है। तो जो यहां तो ये वाली बात तो हमने समझ ली, व्यापारिक पवन वाली बात। फिर दक्षिण अमेरिका की उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट से यह सतह महासागर का जल का तापमान शीत हो जाता है, तो हमने देखा ला नीना में इस तरफ शीत हो जाता है, तो यह भी सही है। फिर ला नीना वर्ष भारत में वर्षा में वृद्धि से जुड़ा है, तो सीधी सी बात है जब ला नीना आता है तो देखिए गर्म जल इकट्ठा हो रहा है, तो आगे तक इसका असर रहेगा, यहां भी रहेगा, आगे इसका विस्तार देखने को मिलेगा, तो बारिश वहां तक भी होगी क्योंकि वहां भी वाष्पीकरण की स्थिति बनेगी। तो ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा वाला, ला नीना की समयावधि 1 वर्ष से अधिक नहीं है। तो देखिए ला नीना और एल नीनो में, जो एल नीनो होता है यह 1 साल से ज्यादा नहीं होता, 1 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन जो ला नीना होता है वह 1 से 3 साल तक हो सकता है। और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल क्या, ये 3 साल तक भी हो सकता है। तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, और यही तो हमें जानना था कौन सा कथन गलत है। तो डी हमारी मिल गया है कि गलत जवाब है। इसको हम इस मैप से भी समझ सकते हैं, इसको इस माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ला नीना में क्या हुआ कि जब गर्म पानी इधर गया तो सीधी सी बात है, आप देखिए तो इस तरफ नीचे का पानी
जो ठंडा पानी था वह ऊपर आया। अब यहां बारिश नहीं होगी, बारिश कहां होगी, यहां होगी, वाष्पीकरण इस तरफ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यूक्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद यूक्रेन की सीमा दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर से लगती है। और तीसरी बात, यूक्रेन के उपजाऊ मैदान जिन्हें प्रेरी कहा जाता है, गेहूं जैसी फसल उत्पादन के लिए आदर्श हैं। अब देखिए, तीनों में से एक भी गलत होगा, एक भी सही होगा, कुछ भी होगा तो सवाल के जवाब यहां पे बदल जाएंगे। तो हम समझ के चलते हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। पहला देखिए, यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब देखिए, यूरोपीय महाद्वीप पर सबसे बड़ा जो देश है वो, अगर हम रूस के हिस्से को भी देख लें, सिर्फ जितना हिस्सा एशिया यूरोप में है, तो वहां पर भी रूस सबसे ज्यादा बड़ा है। दूसरे नंबर पर यूक्रेन है। यह बात तथ्यात्मक रूप से सही है, तो यह बात जानकारी सही है। उसके बाद देखें, यूक्रेन की सीमा दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर से लगती है। अब ये देखिए यूक्रेन है, अब इसके दक्षिण में देखें तो ये ब्लैक सी है, ये वाला एरिया, और इसके अलावा सी ऑफ अजोव है, ये एरिया, दोनों दक्षिण में ही है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अजोव सागर है और ब्लैक सी है। यहाँ पे ब्लैक सी तो है, लेकिन अजोव सी की जगह क्या है, कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया। अब उसके बाद हमने देखा हमारे दो में से एक स्टेटमेंट सही मिला, एक गलत मिला है। अभी भी जवाब बदल सकता है, इसको देखते हैं। यूक्रेन के उपजाऊ मैदान जिन्हें प्रेरी कहा जाता है, गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आदर्श स्थिति है। अब देखिए, दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में जो घास के मैदान जिस नाम से जाने जाते हैं वो सारे आपके सामने हैं इस नक्शे पर। जैसे कि आप देखें तो दक्षिण अमेरिका में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, फिर उसके बाद यहां पर आप देखें अफ्रीका में सवाना, यहां पर देखें आप तो ये क्या है, स्टेपी है। और यूक्रेन कहां पे है, यूक्रेन यहीं पे है, तो वो किस में आएगा, स्टेपी में आएगा। प्रेरी कहां पे है, उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब इस सवाल में जो बात कही गई है कि प्रेरी है, यहां पे क्या होना चाहिए था, स्टेपी होना चाहिए था। अगर ये होता तो हमारी बात सही हो जाती, जो गेहूं के लिए आदर्श होता। लेकिन अब ये गलत है, तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है। और पूछा यही है कि कौन सा सही है, एक ही सही है, केवल एक हमारा सही जवाब होगा। तो जवाब तो मिल गया है। अब नक्शा भी ध्यान रखिएगा, सारे घास के मैदानों के नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह की परिकल्पना अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है? बंदर अब्बास, बंदर अंजाली, अस्त्रखान और कोच्चि। अब देखिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, और 1, 2, 3, 4। अब यहां सवाल को फिर से देखिए। INSTC गलियारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय उत्तर परिवहन दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसमें भारत की पहुंच कहां तक होगी, रूस तक होगी, यूरोप तक, जिससे उसकी पहुंच आगे फिर सुनिश्चित हो सकेगी। तो यह गलियारा जो है, कौन कौन बंदरगाह रास्ते में पड़ते हैं उसको जानने की जरूरत है कि सही उत्तर क्या होगा, उसी हिसाब से पता चलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब मुंबई से गलियारा जैसे शुरू हुआ तो आगे आप देखिए तो बंदर अब्बास पहुंचा, फिर आगे बढ़ते हैं। बंदर अब्बास के बाद बंदर अंजाली भी रास्ते में दिखता है, और इसी रास्ते में अस्त्रखान भी दिखता है। तो बंदर अब्बास और बंदर अंजाली ये ईरान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दोनों ईरान में है। और अस्त्रखान किस में आता है, रूस के अंतर्गत आता है। तो अस्त्रखान मिल गया, अब्बास मिल गया और अंजाली मिल गया। इसके अलावा और भी हैं, ये 3 तो हमें मिल ही गए हैं। तो कोच्चि इसमें हमें नहीं मिला है, तो उत्तर क्या होगा अब इसमें, 1, 2 और 3, यानी कि सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, अब ये मल्टी मॉडल गलियारा है, याद रखिएगा इस मल्टी मॉडल गलियारे में सड़क परिवहन भी होगा और जल परिवहन भी होगा, दोनों परिवहन मौजूद होगा। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला सैंगिंग क्षेत्र कहां स्थित है? अब सैंगिंग क्षेत्र को लेकर के बड़े सवाल उठते रहते हैं कि यह आखिर चर्चा में क्यों है। तो पहली बात यह कि 2021 में जब म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो कुछ सशस्त्र विद्रोह भी देखने को आया था, और सशस्त्र विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था म्यांमार में, उसी को कहा जाता है सैंगिंग क्षेत्र। तो यह सैंगिंग क्षेत्र है म्यांमार से संबंधित, यानी कि उत्तर क्या होगा हमारा, ए। अब इसको एक बार देख लेते हैं। म्यांमार के नक्शे में आप यहां उत्तर की तरफ आए तो ये आपको सैंगिक क्षेत्र मिलेगा, और देखिए भारत के साथ यह सीमा भी बनाता है। तो ये भारत के साथ किन राज्यों की, नागालैंड और मणिपुर की सीमा भी यह बनाता है। तो यहां पे भारत के साथ सीमा बना रहा है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके अलावा इस वजह से भी क्योंकि यहां पर तख्ता पलट करने वाला जो एक होता है हथियार वाला विद्रोह किया था, सशस्त्र विद्रोह किया गया था, तो इसी क्षेत्र से म्यांमार में किया गया था।
और वो भारत से लगा हुआ है, इसीलिए सेंसिटिव एरिया है, तो याद रहेगा आपको, ठीक है, सैंगिंग क्षेत्र। अब अगले सवाल में पढ़ते हैं, नील नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चलिए, नील नदी के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले यह मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। फिर दूसरी बात है, नील नदी 2 धाराओं से बनती है जिनका नाम है ब्लू नील और व्हाइट नील। अब यहां पे देखिए, उपर्युक्त कथनों में से कितने पर कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अब फिर से ऊपर देखिए, पहले स्टेटमेंट में भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने पहले मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से गुजरती है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जो नील नदी है, यहां पर शुरुआत कहां से होती है? चलिए हम दूसरे वाले स्टेटमेंट से ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो आप देखें तो नील नदी की शुरुआत आपको 2-3 नदियों से देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा यहां पे, ये व्हाइट नील है। फिर यहां से आप देखेंगे तो ये ब्लू नील आ रहा है। फिर आप देखेंगे अटवारा, इसी को बोलते हैं अटवारा नदी बोलते हैं, तो ये भी आ रही है। और ये अटवारा और ब्लू नील कहां से आ रही हैं? लेक टाना की तरफ से आ रही हैं। और जो व्हाइट नील है वो लेक विक्टोरिया की तरफ से आ रहा है। तो अब आप देखिए, ब्लू नील इथोपिया में लेक टाना से, अटवारा नदी आ रही है वह भी लेक टाना की तरफ से आ रही है, और जो व्हाइट नील है वो युगांडा में, जो युगांडा विक्टोरिया झील से आ रही है। अब आप यहां पे देखिए, इस बात को समझिए। अमूमन लोग 2 नदियों को जानते हैं, एक ब्लू नील को जानते हैं और एक व्हाइट नील को। लेकिन जो मैंने आपसे क्या कहा, अटवारा नदी, ये भी इसका एक कुछ प्रमुख नदियों में से एक आप मान सकते हैं। तो 3 प्रमुख में से 2 के नाम तो हैं कि ब्लू नील है, व्हाइट नील है, लेकिन एक अटवारा भी है, तो 3 हो जाती हैं। तो ऐसे में यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर उसके बाद ऊपर आप देखें 10, मिस्र के अलावा 10, तो 11 होने चाहिए। तो क्या 11 हैं? चलिए एक तरफ से देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, केन्या, युगांडा, इथोपिया, साउथ सूडान, सूडान, इरिट्रिया, फिर इजिप्ट। कुल मिला के 10 + 1 11 हो गए। और यहां कहां पहुंच गए? भूमध्य सागर में। तो हमें जवाब मिल चुका है कि यहां पे ये जो स्टेटमेंट है दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? केवल 1, यानी कि ए हमारा सही जवाब हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है आज का अभ्यास प्रश्न। चाबहार बंदरगाह से जुड़े लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भाग है जो स्वेज नहर का विकल्प प्रदान करता है। इससे खाड़ी क्षेत्र में भारत की उपस्थिति सशक्त होती है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है और लगातार हम आपसे मिलने चले आते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता रहनी चाहिए वो ये कि दृष्टि आईएएस का इतिहास को लेकर के जो वैकल्पिक विषय का क्लास है वो शुरू होने वाला है, यानी कि यह बैच है। इस बैच के लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर पर आप कॉल करके ले सकते हैं, 9311406441। और 19 जून से कक्षाएं शुरू हैं, लाइव ऑनलाइन कक्षाएं हैं जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको मिलेंगी। तो जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर फोन कीजिए और सारी की सारी जानकारी ले लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।